Hello and welcome all in a revision session of capital budgeting. Very important crucial chapter. This has been introduced in intermediate level of CMA, and let me tell you, it will continue also in finals. तो इसके basics बहुत अच्छे होने चाहिए. इंटर में छोटे लेवल पे है, फाइनल्स में बड़े लेवल पे है. तो और मैं समझता हूँ कि बाकी बहुत सारे मार्जिनल कॉस्टिंग के भी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं कैपिटल बजटिंग के साथ रिलेटेड है. अलग अलग नाम दिए, अलग अलग मेथड्स दिए हैं, लेकिन एकदम देखा जाए तो एकदम कॉमन सेंस है. वाई कॉमन सेंस? क्योंकि कोई भी, इवन लाइक द पर्सन हु इज डूइंग बिजनेस, ही इज समवेयर और द अदर यूजिंग दिस टूल्स फॉर डिसीजन. फिर भले उसने ICWA CA या CS किया हो नहीं किया हो, वो ये करेगा. मतलब कोई भी कॉमन मैन ये करता ही है. हम सिर्फ वो पढ़ाई करने के बाद अप्लाई करते हैं. कुछ लोग तो बिना ये सब चीज पढ़ाई किए अप्लाई करते हैं. दैट्स व्हाई आई से दैट इट्स कॉमन सेंस. तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को ये सारे कंसेप्ट्स, ये कुछ 5-6 प्रॉब्लम, आई थिंक 6 के 7 प्रॉब्लम्स लिए हैं मैंने, उसमें कवर हो जाए. कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग क्या है? कैपिटल बजटिंग को इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहते हैं. कैपिटल बजटिंग को इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहते हैं. व्हाट इट ट्राइज टू टेल अस, इट ट्राइज टू से अस कि अगर मेरे को कोई प्रोजेक्ट आया तो ये प्रोजेक्ट मैं एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं. डोंट यू थिंक ये सेम प्रॉब्लम हम लोग को मार्जिनल कॉस्टिंग में है? क्या मैं शुड आई मेक और बाय, यहाँ पे खुद बनाओ और फिर उसको यूज करूं कि डायरेक्टली बाय करके उसको यूज करूं? शुड आई रिप्लेस द मशीनरी और नॉट? तो अगर आपको याद रहेगा, ये सारी चीजें मार्जिनल कॉस्टिंग में होती हैं. तो अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में होती है, समवेयर और द अदर क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में और कैपिटल बजटिंग में बहुत छोटा सा डिफरेंस है. मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं यूज करते हैं, और यहाँ पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करते हैं. दिस इज द बेसिक रीजन. ओके, आई प्रोसीड अहेड. तो कैपिटल बजटिंग में क्या क्या ये डिसीजंस जो होते हैं, वो डिसीजंस लेने के लिए कुछ रेशियोज हम लोग या कुछ मेथड्स यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप देखो कि मेरा सम, तो ये सम आई विल यूज ये सारे मेथड्स. आई थिंक मैंने मोस्टली सारे मेथड्स ले लिए हैं. सारे मेथड्स के लिए ये कॉमन क्वेश्चन है. तो मेरा ये जो फर्स्ट सम है बहुत डिटेल में चला जाएगा. क्यों? क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा ये सारी चीजें. तो लेट्स स्टार्ट. एकदम डिटेल में जाएगा और लेटर ऑन बाकी सारे सम्स में हम लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे. A project of 20 years life requires an original investment of 1 lakh. The other relevant information is given below. Earnings before depreciation and tax is 20,000. Corporate tax rate is 50%. Cost of capital is 10%. ओके, आप अभी तक ये एकदम सिंपल फॉर्म के कैपिटल बजटिंग लिया है. आपको ऐसा हो सकता है लाइक देयर कैन बी, ये जो मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, हो सकता है वो रेडीमेड ना दिया हो सकता है इसके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, तो 1 लाख हो सकते हैं. देयर कैन बी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल थ्रू इक्विटी 50,000 या थ्रू डेट 50,000, थ्रू इक्विटी 30,000, टू प्रेफरेंसेस लाइक 20,000. ऐसा अलग अलग हो सकता है. तो आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढ के उस हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ता था. तो ये बहुत सारी चीजें, मैं चाहूँ तो सम को बहुत कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ,
मैं चाहूँ तो सम को बहुत सिंप्लीफाई रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो सम को बहुत छोटा रख के एक आध दो चीजें ही पूछ सकता हूँ। तो जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में मैं आपको कहता था वैरायटी कैन बी एन नंबर, उसकी कोई लिमिट नहीं है। सिमिलर इज द केस विद कैपिटल बजटिंग, वैरायटीज कैन बी एन नंबर, आप जितना सोचो उतना कम है, ओशन है ओशन। ओके, ऑलवेज सी टू इट कि आप एकदम सिंपल माइंडसेट से ये सम को पढ़े। तो अभी मैं इस सम को जो भी हम लोग ने पढ़ा उसको रिवाइज करता हूँ कि एक प्रोजेक्ट है जो 20 साल तक चलेगा, मतलब प्रोजेक्ट का हम लोग ने ओएम में पढ़ा रहेगा, आपको याद रहेगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उसका लाइफ साइकिल है कि ये 20 साल तक चलेगा। उसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीस, और आप क्या करोगे, ये इन्वेस्टमेंट से, ये प्रोजेक्ट से आपको हर साल 20,000 रुपया मिलते रहेगा। तो ये 20,000 रुपया कांस्टेंट है, यानी हर साल इक्वल। फ्रैंकली स्पीकिंग क्या इक्वल मिलता है क्या जनरली? द आंसर इज नो। लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया कि 20,000 कांस्टेंट मिला है। जस्ट होल्ड ऑन बेटा। तो आई वॉज आस्किंग लाइक, तो ये हमें एवरी ईयर हमें कांस्टेंट 20,000 रुपीज मिलेगा। तो जो जनरली होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट में सम किया है इसलिए ठीक है कि एवरी ईयर हमें कांस्टेंट 20,000 रुपीज मिलेगा। ये 20,000 रुपीज क्या है सर? ये प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट? बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। क्योंकि यहाँ पे आपको बोला नहीं है कि ये जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कुछ नहीं बोला है आपको। डायरेक्टली कैपिटल स्ट्रक्चर का सोचना नहीं है और ना ही कॉस्ट के बारे में सोचना है, क्योंकि रेडीमेड दिया है तो इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे दो खर्चे माइनस करने के पहले वाला प्रॉफिट दिया है। तो आई विल राइट इट हियर, इट इज EBIT, अर्निंग्स बिफोर depreciation, interest and tax. It is called as EBIT. आप लोग ने सुना रहेगा EBITDA, EBDITA। तो ए नहीं है अमोर्टाइजेशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन के साथ साथ ही आता है अमोर्टाइजेशन। बट EBITDA आपको एक्चुअली स्पीकिंग EBITDA दिया। तो EBITDA इज 20,000, हर साल आप 20,000 कमाएंगे। तो कैन आई से डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन खर्चा है। सर ये डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? 1 लाख का जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका स्क्रैप वैल्यू 0 है, और प्रोजेक्ट लाइफ 20 इयर्स है। तो बहुत सिंपल है, 1 लाख डिवाइडेड बाई 20। तो कैन यू प्लीज टेल मी 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 कितना होता है? यस, 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 कितना होता है? बोलो। आकाश, अमित, सुमन। 5,000, 1 लाख। I can understand. Yes, घर में. Yes, I can understand completely. No problem. 5,000. Correct, 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 correct. तो मुझे मिल जाएगा earnings before interest and tax, EBIT. EBIT is therefore 20,000 minus 5,000. Then interest यहाँ पे 0 है क्योंकि it is not financed by debt. तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स आपका कितना हो गया? 15,000। देन टैक्स, आपको टैक्स कितना बोला है? 50%।
50%, तो आपको मिल गया आपका क्या मिल गया? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ना अर्निंग्स आफ्टर टैक्स मार्जिनल की भाषा में बोलो तो मुझे मेरा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मतलब ईपीआईटी, फिर वहां पे आगे जाए तो ये प्रॉफिट्स लिया गया। अभी मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग 7,500 के बेसिस पे ही काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है मेरा बेटा। यहाँ पे हम लोग 7,500 नहीं देखते, यहाँ पे हम लोग कैश फ्लो देखते हैं। कैश फ्लो, सर व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो? यस, एनी डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लो? प्रॉफिट्स और कैश फ्लो में क्या डिफरेंस है भाई? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लो? सर डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो हमें 7,500 रुपया एज प्रॉफिट ठीक है, लेकिन अपना खर्चा 7,500 रुपया नहीं है। हम लोग ये जो डेप्रिसिएशन 5,000 दिखा रहे हैं ना, हम लोग 1 लाख का जो कैपिटल, आपका कैपिटल आउटगो है, वो हम अलग से कंसिडर करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे उसको 5,000 को कंसिडर करना गलत होगा, इसलिए हम लोग ये 5,000 को कंसिडर नहीं करते हैं। तो डेप्रिसिएशन को क्या करने का सर? ऐड बैक करने का। तो ऐड डेप्रिसिएशन कितना? 5,000। सर अगर डेप्रिसिएशन आपको कंसिडर नहीं करना था, आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड ही करना था, तो आपने सब्ट्रैक्ट क्यों किया? आपको जब डेप्रिसिएशन ऐड ही करना था तो आपने सब्ट्रैक्ट क्यों किया? हाँ, ओके, आया आंसर। यस सर, जो टैक्स सेविंग्स, करेक्ट, कि ये जो टैक्स कैलकुलेट होता है ना सर, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स के वजह से होता है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हम लोग को डेप्रिसिएशन माइनस करना ही पड़ता है। तो मेरा टैक्स सेविंग, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द अलाउड एक्सपेंडिचर, ओके, मुझे वो माइनस करना जरूरी है, लेकिन क्योंकि मेरा पैसा नहीं गया, इसलिए उसको मैं वापस से एड बैक जरूर करूंगा। Hence, my cash flow is 12,500. This is the difference between, if you remember, मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आगे मैं जरूर आता हूँ, विल एक्सप्लेन यू व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड कैपिटल बजटिंग में। अभी तक हम लोग वो डिफरेंस पे आए नहीं। अभी 20 इयर्स आपको मिलेगा, तो ये थोड़ा लेटर ऑन की बात है। पे बैक पीरियड, कैलकुलेट पे बैक पीरियड। व्हाट डू यू मीन बाय पे बैक पीरियड? पे बैक पीरियड मतलब मैंने जितना पैसा ये प्रोजेक्ट में डाला है, वो पैसा मेरे को कितने साल में वापस मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज पे बैक पीरियड। तो कहना है से हर साल मुझे 12,500 रुपया मिलते रहेगा, एम आई करेक्ट? तो बहुत सिंपल है, नॉर्मल पे बैक पीरियड, ये जो पे बैक पीरियड, ये जो नॉर्मल है वो बहुत सिंपल है सर। एक साल में कितना पैसा आपको आ रहा है कैश फ्लो एंड ईयर, क्योंकि कॉमन है ना, हर साल सेम, तो बहुत आसान है। 12,500 मुझे एक साल में आ रहा है, तो मुझे 1 लाख का मेरा जो टोटल आउटफ्लो है, वो आने के लिए कितना साल लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए। तो द आंसर इज
1 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, 8। तो 8 इज द आंसर। क्या 8 इज द आंसर भाई? 8 इज एन आंसर। देखो आंसर तो आया किसी का। यस, 8 इज द आंसर। राइट राइट राइट, करेक्ट। तो 8 साल में सर आपने जो ये प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया था, आपको वापस आ गया। 8 साल में आपको आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस आ गया, क्योंकि हम लोग ने वो 1 लाख सेपरेटली डील किया ना बेटा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 5,000 कंसिडर करते नहीं है। ओके, तो ये हो गया कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट। तो पे बैक पीरियड, कुछ कुछ लोग, अगर आपको ये लॉजिक याद रहता है तो फाइन। अगर आपको इसको फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो फॉर्मूला आपका पे बैक पीरियड का ऐसा हो गया, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो। ओनली ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? व्हेन कैश फ्लोज आर यूनिफॉर्म। व्हेन कैश फ्लोज आर यूनिफॉर्म। तो अभी तुरंत कोई क्वेश्चन पूछेगा, सर व्हेन कैश फ्लोज आर नॉट यूनिफॉर्म, तो भाई नेक्स्ट सम वही है भाई, तो वो भी केस में कंसीडर करूंगा। ये हो गया पे बैक पीरियड ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अरे ये एक पे बैक पीरियड से अभी अभी मुश्किल से थोड़ा बहुत समझा, ये नया पे बैक पीरियड आ गया। यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पे बैक पीरियड। वन इज पे बैक पीरियड एंड सेकंड इज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि व्हाट इज द दिस टेल्स यू द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड कैपिटल बजटिंग, या अ मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉस्टिंग में हम प्रॉफिट्स को देखते हैं, यहाँ पे कैश फ्लोज देखते हैं, ये एक डिफरेंस है। दूसरा, प्रॉफिट्स वहां पे हम लोग पहले ईयर का प्रॉफिट, दूसरे ईयर का प्रॉफिट, तीसरे ईयर का प्रॉफिट सब लोग क्लब करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेते हैं। यानी सर जो फर्स्ट ईयर का वैल्यू है 12,500, सेकेंड ईयर में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, थर्ड ईयर में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो कॉन्स्टेंटली वैल्यू कम हो जाएगी। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लेंगे एंड दैट्स व्हाई द वर्ड इज पे बैक पीरियड के बजाय वर्ड आ गया डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, क्योंकि हर साल जो हम 12,500 कमा रहे हैं, तुम सब सालों का 12,500 को एक ही लेवल पे कंपेयर करना ये गलत हो जाता है। दैट इज व्हाट मार्जिनल कॉस्टिंग यूज्ड टू डू। ओके, यहाँ पे क्या हम लोग इक्विवेलेंट वैल्यू लाते हैं। ओके, और इक्विवेलेंट वैल्यू हम लोग लाते हैं हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से। ओके, हम लोग ऐसा ही समझते हैं कि जितना हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उतना ही वैल्यू ऑफ मनी विल डिस्काउंट। इट विल डिस्काउंट मतलब उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। आज का 1 रुपया कल उसकी वैल्यू लेस देन 1 रुपी हो जाएगा। डिपेंड करता है कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है। तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने ये सब में लिया है 10%। तो नाउ बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म, because it is uniform, it will be what I can use annuity factors and present value factor. There are two kind of factors. Time value of money में आप लोग ने सीखा रहेगा present value factors और annuity value factor, AVF and PVF. तो what is AVF and what is PVF? PVF मतलब हर साल वो 1 रुपए की वैल्यू कितनी होती जाएगी। तो अपने यहाँ पे कॉस्ट इज 10%, तो 0 ईयर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, क्योंकि 20 साल दिया है ना बेटा,
20 इयर्स दिया है, 20। तो मैं 20 तक लिखूंगा। 20। अभी यहाँ पे 10 ईयर में, और यहाँ पे 1 साल हो गया तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। कितने से कम हो जाएगी? 10%। तो दैट मीन दिस इज कंसिडर एज 1.1। और ऐसे करके मुझे 20 इयर्स तक लेना है।